एकांकी की ओर चलते हैं। कारतूस एकांकी अवध प्रांत की घटना को लेकर है। अवध प्रांत की घटना, और ये जो है गोरखपुर के जंगल में दिखाया जाता है। मतलब एकांकी जो खेला जा रहा है उसका दृश्य गोरखपुर का जंगल है, लेकिन वो अवध प्रांत की घटनाएं हैं जिनका आगे विस्तार है। अब चलते हैं, पहले देख लेते हैं किस समय की बात है। तो कालखंड देखें, 1799 की बात है, सन 1799। और रात्रि का समय है, रात्रि का समय, और गोरखपुर का जंगल है। तो इसमें कर्नल पात्र परिचय के रूप में देखें तो कर्नल कालिंज, कर्नल कालिंज ये कर्नल है, और एक और पात्र है लेफ्टिनेंट, और सिपाही है, और गोरा है अन्य पात्र के रूप में इन लोग। तो ये 4 लोग इन लोग हो गए। इसी में आएंगे सवार, और इसके अतिरिक्त हम आप देखें तो कुछ लोगों का और जिक्र होता है, और उनका जिक्र होता है, उन लोग भूमिका में नहीं आएंगे, रोल में नहीं आएंगे। तो अब हम उसमें देख लेते हैं, एक देख लेते हैं आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला कह दें, 2 भाग में तोड़ दें, आसिफ उद्दौला। और यदि हम एक साथ करते तो उ की मात्रा हम लगा देते हैं, और इस तरफ लिख देते हैं हम वजीर अली, और इस तरफ लिख देते हैं सादत अली। अब ये जो कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट दोनों संवाद करते हैं, और इनके संवाद करने से ही एकांकी की शुरुआत होती है। गोरखपुर के जंगल में इन लोग शिविर लगाए हुए हैं वजीर अली को पकड़ने के लिए। तो इन लोग इसी बीच में दोनों बातचीत करेंगे, कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट। तो इसी में सारी बातें स्पष्ट होंगी। तो क्या बातें स्पष्ट होंगी? इन लोग बातचीत कर करके संवाद करके क्या स्पष्ट करते हैं वो जाने। ये जो आसिफ उद्दौला है वो जो है वो अवध प्रांत का नवाब है, सामान्य बोलचाल में कहें तो राजा। अब ये जो सादत अली है इसका छोटा भाई है, छोटा भाई। और ये जो वजीर अली है ये उसका बेटा है। अब देखें, आसिफ उद्दौला का बढ़िया साम्राज्य चल रहा था, लेकिन आसिफ उद्दौला का कोई बेटा नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हो रही थी। तो उसको बड़ी चिंता थी। लेकिन इस बात से सादत अली बड़ा प्रसन्न था। क्यों? सादत अली आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था, उम्र में काफी छोटा था। तो ये इसकी उम्र ज्यादा होने लगी, तो इसको लगने लगा कि ये जैसे ही वृद्ध हो जाएंगे तो साम्राज्य तो मुझको मिलेगा। मन में लड्डू फूटने लगा। लेकिन घटना अब देखें, बहुत दिनों बाद, कहें कि बुढ़ापे में कहें, चौथेपन में कहें, उसके घर में एक बेटा पैदा हो जाता है जिसका नाम रखते हैं वजीर अली। वजीर अली का जन्म सादत अली को अपने मौत का पैगाम लगने लगता है।
मौत का पैगाम का अर्थ है राजनीतिक मृत्यु से। अब उसको लगने लगता है कि ये जो वजीर अली है, इसके बाद आसिफुद्दौला के बाद वही राजा बन जाएगा, वही नवाब बन जाएगा, अब मेरा तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। इसलिए उसको बड़ा कष्ट होता है। अब बड़े हो जाता है, ये भी बड़ा हो जाता है। अब क्या स्थिति आती है, अंग्रेज लोगों को लगता है कि अवध प्रांत में कब्जा करना बहुत जरूरी है और नहीं तो हम लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और उसके लिए क्या करें, तो लड़वाएं आपस में, पहले कमजोर करें करके। तो अब ये तो वृद्ध हो गया, इसके बाद अब किसको दिया जाए, अब गुजर गया कि नहीं गुजर गया उसका जिक्र नहीं है, तब इसके बाद किसको दिया जाए। तो बहादुर योद्धा तो ये था वजीर अली, देशभक्त था, वतन परस्त, बहादुर था, जनता पर इनकी अच्छी पैठ थी, हर प्रकार से वजीर अली योग्य था। सादत अली की क्या विशेषता थी, सादत अली ऐशो आराम पसंद व्यक्ति था। यह भी ताकतवर था, लेकिन उस ताकत का उपयोग देश हित के लिए, जनता के हित के लिए, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम और ये सब के लिए, सुरा सुंदरी मिल जाए और उसी में वो मस्त रहे, इस पर। तो अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। अंग्रेजों ने क्या किया कि सादत अली को गद्दी पर बैठा दिया अवध प्रांत का, और वजीर अली को नवाब बनने नहीं दिया। तो सीधा युद्ध करके मार काट करके नहीं किया, रणनीतिक ढंग से कहा गया कि किनको, वजीर अली को, दोनों को रुपये पैसे देते हैं। तो किसको क्या देंगे, तो ये जिसको देंगे 3 लाख रुपया देंगे, और इनको जबरदस्ती कहें या कूटनीतिक ढंग से कहें, बनारस भेज देते हैं कि भाई तुम बनारस में रहोगे और 3 लाख रुपया सालाना लेना है, तुमको देंगे, और तुम वहां जियो खाओ, बढ़िया से रहो, वहां का देखो, वहां झुनझुना पकड़ा देते हैं इसको, बनारस देखते रहो। अब संतुष्ट तो होता नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। और सादत अली को पूरा अवध प्रांत का हिस्सा दे देते हैं और कहते हैं कि देखो सादत अली, तुम हमारे इशारे पर काम करोगे ना, तुमको ये देंगे 10 लाख रुपया देंगे। तो सादत अली जो 10 लाख पाता है वजीफा के रूप में, और मस्त खाने पीने ऐशो आराम में मस्त करता है, और अप्रत्यक्ष रूप से ये जो अंग्रेज लोग हैं अवध प्रांत में अपना हुकूमत चलाते हैं। लेकिन ये बात वजीर अली को नहीं पचती, और ये केवल अवध प्रांत को नहीं, पूरे भारतवर्ष को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहता है, और इसके लिए बड़ी तैयारी करता है। लेकिन उस बड़ी तैयारी के लिए उसको सबसे पहले चाहिए अवध प्रांत पर अपना अधिकार, जो कि सादत अली के हाथों पर है, और सादत अली से ज्यादा तो अंग्रेजों के अधिकार पर है। अब क्या करें, तो ये जो है विद्रोह कर देता है वजीर अली। अच्छा, विद्रोह क्यों करता है, ये सब उनकी गतिविधियों को थोड़े बहुत भनक लगती है। तो ये जो कंपनी का वकील के पास जाता है, क्यों जाता है वो पहले भी देख लें। उस समय देखिए, लॉर्ड क्लाइव का युग बीत चुका था और लॉर्ड वेलेजली का युग आ गया था। तो कंपनी द्वारा कहें या लॉर्ड वेलेजली के इशारे में कहें, ये जो वजीर अली है उनको तलब किया जाता है, मैंने बुलाया जाता है उसको, पेशी बुलाओ उसको करके। तो उस समय भारत की राजधानी
कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता। तो यहाँ बुलाया जाता है, और यह है कहाँ, तो बनारस में है वजीर अली। तो कलकत्ता क्यों जाए, ये पूछने के लिए वो वकील के पास जाता है। किसका वकील, कंपनी का वकील। कंपनी माने अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बनारस में रहता है वकील, इसके पास जाता है। अब पूछता है कि मुझको क्यों बुलाया जा रहा है बताओ। तो ये जो वकील जो है सीधा सीधा जवाब नहीं देता, अकड़ दिखाता है। तो ये तो अंग्रेजों के खिलाफ इनके उनमें काफी नफरत भरा हुआ था, और अंग्रेज लोग उसको बुलाते हैं जैसे नौकर हो टाइप का। तो वकील भी कुछ ढंग से बात नहीं करता, तो निकालता है खंजर और इस वकील का काम तमाम कर देता है, कत्ल कर देता है। अब तो वकील का कत्ल कर दिया कंपनी का, मतलब कंपनी के खिलाफ हो गया पूरे अंग्रेज लोग तब पीछे पड़ गए। उन लोग टीम गठित कर दिए, जाओ पकड़ो उसको, देखो। और उसी को पकड़ने के लिए कर्नल कॉलिंज को जिम्मेदारी दी जाती है। लेफ्टिनेंट उसके साथ आया हुआ है सहयोग के लिए, सिपाही, गोरा और बहुत सारे फौज के साथ इन लोग। और तो ये कहा जाता है भाग जाता है ना वजीर अली, यहाँ बनारस में इसकी हत्या करता है वकील की, और वो चल जाता है आजमगढ़ के, कहना चाहिए जंगल की ओर, और उधर जंगल की ओर वो चल देता है। और उसके बाद इन लोग खोजते रहते हैं वर्षों से खोजते रहते हैं, कई साल हो गया रहता है, खास करके 1 साल से बड़ी तेजी से खोजते रहते हैं। और 5 महीने से तो ये जो सादत अली की जो फौज है वो, और ये कर्नल कॉलिंज लोगों का, ये दोनों एक साथ मिल करके उसको खोजते रहते हैं। तो रहता कहाँ है, ये जो है बनारस में वकील की हत्या करने के बाद आजमगढ़ के जंगल की ओर भाग जाता है, और उसके साथी लोग उसको घाघरा नदी तक पहुंचाते हैं। और ये जो है गोरखपुर के जंगल में रहता है, और गोरखपुर के जंगल से वो नेपाल की ओर कहना चाहिए वो जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पाता, क्योंकि इन लोग पहरेदारी करते रहते हैं, इन लोग अंग्रेज के सिपाही और ये सादत अली के सिपाही। तो वहां जाता तो क्या करता, उसको समझने के लिए थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं, और कुछ नामों को और देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं ये जो है अफगानिस्तान का बादशाह होता है शाहे जमा, उसको भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित करता है। तो आप थोड़ा सोचेंगे कि भारत पर आक्रमण क्यों, मतलब अंग्रेजों को मार के भगाने के लिए हमला कर रहा है, अंग्रेज शासित राज्यों पर हमला करने के लिए आमंत्रित करता है। फिर ये जो कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट के आपस के बातचीत में भी पता चलती है कि इससे पहले शमशुद्दौला और उससे पहले टीपू सुल्तान ने उसे आमंत्रित किया था। अच्छा, तो ये नेपाल की तरफ क्यों जाएगा, तो नेपाल के कहना चाहिए राजा से, वहाँ के प्रशासक से इनका ठीक ठाक संबंध है, और वहीं रहेगा, और वहाँ तक अंग्रेजों की पहुँच नहीं है। तो क्या करेगा, वहाँ अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा, और इंतजार करेगा कि शाहे जमा जो है वो भारत पर हमला कर दे, अंग्रेजों को थोड़ा कुचलने में सहयोग कर दे, अंग्रेजों को थोड़ा कमजोर कर दे, और उन्हीं की सहायता से फिर वो अवध प्रांत पर अपना आधिपत्य जमा ले, जो उनका अधिकार है उसको ले ले, और फिर वहाँ सैनिक संगठन को बढ़ाए और फिर अंग्रेजों को भगाए। ये उनका उद्देश्य था, और इसको पूरा होते नहीं देखना चाहते थे अंग्रेज लोग, क्योंकि एक तरह से तो अंग्रेजों का अंत हो जाता। तो फिर क्या करें, अंग्रेजों को निकालना चाहता था, तो क्या करें, इसको पकड़ने के लिए किसको,
वजीर अली को पकड़ने के लिए टीम गठित करते हैं कर्नल कॉलिंज और वगैरह और उसकी टीम का। हर इन लोग खोजते रहते हैं 5-6 महीने से तो लगातार एकदम खोज रहे हैं, वर्षों से खोज रहे थे, 5-6 महीने से अति सक्रिय हो गए हैं, नहीं खोज पाते। इतनी सी बातचीत करते करते रहते हैं तो एक सिपाही आता है, ये जो सिपाही का रोल आ जाता है, तो सिपाही आता है और कहता है क्या हुआ, कहकर एक कर्नल पूछता है तो बोलता है गर्द उड़ रही है। अच्छा, गर्द उड़ रही है, क्यों? बोलता है कोई सवार आ रहा है। तो इन लोग भी देखते हैं और इन लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो सवार नहीं, ऐसा लग रहा है कि सवारों की फौज है टाइप का, पूरी फौज आ रही है ऐसा लगता है, लेकिन व्यक्ति एक ही रहता है, सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए बहादुर योद्धा की तरह आता है। अब क्या करें? तो वो आते, ये कहता है कर्नल कॉलिंज सिपाहियों से कि सचेत हो जाओ और नजर रखो कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन वो तो कहीं और नहीं जाता, ये वजीर अली जो है ये कर्नल कॉलिंज के खेमे में ही, वही शिविर पे ही सामने आकर रुक जाता है और वहाँ उन लोगों को कहता है कि मिलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं सी देखो यही है जो मुझसे मिलना चाहते हो करके। तो फिर वो आ जाता है। अब कर्नल कॉलिंज के पास आता है और बोलता है कुछ बात करनी है। तो बोलते हैं कहो। तो कहते हैं, वो कहता है एक उस शब्द को याद रखें, उत्तर लिखने में सुविधा होगी, तन्हाई। माने एकांत, अकेले में बात करूंगा। तो कर्नल कहता है कि यहां कोई गैर नहीं है, राजे दिल कह डालो। तो एक और शब्द कहता है, शब्द नहीं कहें इसको, वाक्यांश कहें, सवार जो है, कहता है दीवार हमगोश, दीवार हमगोश, दारद तन्हाई। इसका अर्थ है कि दीवारों के भी कान होते हैं, जो कहावत है उसी का उर्दू में है ये, कि इसलिए अकेले में बात करेंगे क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। दोनों में बातचीत होती है कि कह डालो, बोल नहीं मान रहा, तो ठीक है। कर्नल कॉलिंज कहता है, इन लोगों की इशारा करते हैं कि तुम लोग जाओ, बाहर चले जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ, और चले जाते हैं। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर खेमा उमा क्यों लगाए हो? तो बताते हैं कि वजीर अली को पकड़ने के लिए। तो बोले वजीर अली को तुम लोग नहीं पकड़ सकते। तो बोले कैसे, क्यों नहीं पकड़? फिर वो कहता है इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत है? लाव लश्कर माने इतने सेना होना, ये सब एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए? तो कर्नल कॉलिंज कहता है कि वो बड़ा बहादुर योद्धा है, बहुत चकमा दे देता है, इसलिए सब जरूरत है। तो ये कहता है तुम लोग नहीं पकड़ सकते, कहता है सवार, ये तो नहीं। तो तुम किस ले आए हो? बातचीत होती है। बोलते हैं कि मैं चंद कारतूस चाहता हूं। तो क्या करोगे चंद कारतूसों का? तो बोलता है कि वजीर अली को पकड़ूंगा, गिरफ्तार करूंगा वजीर अली को। तो बोलता है चंद कारतूस क्यों, ये लो, और 10 कारतूस दे देता है। 10 कारतूस लो करके। तो सवार जो है 10 कारतूसों को लेता है। हो सकता है कहा नहीं गया है, अपने बंदूक में कांख लगाता होगा और रख लेता है। और कहता है, ये पूछता है कौन हो तुम? देने से पहले तो नहीं कहता, देने के बाद पता चलता है। तो बोलता है मैं ही वजीर अली हूँ। अब इतना सुनना रहता है कि सन्नाटा छा जाता है। इसको कुछ कहते बनता है, ना कुछ ना कहते बनता है कर्नल कॉलिंज को। और ये जो वजीर अली है, पहले उसने सवार का रोल किया है, सवार नाम से जाना जाता है, ये वजीर अली ही रहता है।
तो कहता है कि तुमने मुझे कारतूस दिया, इसलिए तुम्हारा कहना चाहिए जान बख्शता हूँ, जान बख्शी करता हूँ, क्षमा करता हूँ, छोड़ता हूँ। और घोड़ा सर पर दौड़ाते हुए आगे चला जाता है। कर्नल कॉलिंस तो उस समय सचेत नहीं रहता, तत्काल बंदूक में मार दे, ऐसे तो स्थिति रहती नहीं है, सन्न पड़ जाता है। फिर उसके बाहर जाने के बाद ये लेफ्टिनेंट आता है और इससे पूछता है कि कौन था। तो कहता है, 3 शब्द कहता है, एक जाबाज सिपाही। और यहीं पर इस एकांकी का समापन हो जाता है। न तो उसको कुछ कहते बनता है, कहेगा तब भी कर्नल कॉलिंस को चकमा देकर चला गया, बड़ी बेइज्जती होगी। नहीं बताएगा तब भी मन में बात नहीं रही जा पा रही है। और इस तरह से जाबाज सिपाही था ये वजीर अली। इसके आगे का कुछ नहीं बताया गया है। तो यहीं पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, और आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस तरह के और पाठों का वीडियो आगे बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।